जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूटन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस लघुत्तरीय प्रश्न PYQ के बारे में। जो दोस्तों बिहार बोर्ड के द्वारा 2011 से 2024 तक जितना भी पूछा गया प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस में, वो आप लोग के देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आइए, हम लोग 20 तक कर चुके थे, तो आज हम लोग 21 से चलेंगे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि वैश्विक ऊष्मायन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, विज्ञान के बढ़ते कदम से कल कारखानों मोटर वाहनों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों, कारखाना यदि बढ़ेगा, मोटर वाहनों यानी मोटर गाड़ी से बढ़ेगा, तो तापमान में काफ़ी क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। इसके द्वारा उत्पन्न धुआं गर्म वाष्प एवं ताप वातावरण को प्रभावित करता है। कारखाना इसमें लगेगा तो धुआं निकलेगा और उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, गर्म। देखते हैं कि अगर बड़ा बड़ा कारखाना में यदि बड़ा बड़ा जो मशीन रहता है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, क्योंकि वो क्या करता है, गर्म फेंकता है। ठीक है। जैसे मैं आप अपने दृष्टि से देख लीजिए कि आपके पास कोई छोटा सा ऐसा मशीन होगा या किसी प्रकार से या प्रिंटर वाला, उसको चलाइएगा तो देखिएगा थोड़ा सा वो पेज गरम गरम निकलता है। और सोचिए कि उतना बड़ा बड़ा कारखाना जो रहता है वो अगर वो चलेगा तो क्या गरम नहीं निकलेगा, तो ठंडा थोड़ी निकलेगा। चलिए, इसके कारण क्या था, वातावरण को प्रभावित करता है। आगे, इसी कारण धरती का ताप काफ़ी बढ़ गया है। जिसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों कि धरती का ताप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। धरती के ऊपर धुआं एवं धूल कणों की परत से धरती की गर्मी अंतरिक्ष में नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण गर्मी होती जा रही है। जो गर्मी है सब यहीं रह जा रहा है और पहुंच ही नहीं पा रहा ऊपर तक, तो गर्मी तेज़ी से बढ़ेगा नहीं। चलिए, आइए हम लोग आते हैं आगे। लिखेंगे भूमंडलीय तापमान तापमान होना चाहिए, भूमंडलीय तापमान या वैश्विक उष्मायन तापमान कहते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से इसका आंसर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अध्यादेश का क्या अर्थ है। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे, अध्यादेश का मतलब है कि ऐसा कानून जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया है। दोस्तों अध्यादेश का मतलब क्या है, तो लिखेंगे अध्यादेश का मतलब यह है कि ऐसा कानून जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया है, या या कानून केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर बनाया जाता है। और आगे लिखेंगे, और संसद में लागू होता है। अध्यादेश संसद के सत्र में न होने पर भी लागू किया जा सकता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन के दो उद्देश्य बताएं। तो बहुत सिंपल है, लिखेंगे उत्तर में, संघाई सहयोग संगठन के दो उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे दोस्तों कि सदस्य देशों के बीच विश्वास के स्तर और पड़ोसी व्यवहार को बढ़ाना है। संघाई, देखिए यहाँ पास आइए, संघाई सहयोग संगठन क्या है कि सबसे पहला उद्देश्य इसका है कि सदस्य यानी कि संघाई सदस्य में जितने भी देश सदस्य हैं, सबसे पहले उन लोगों के बीच में विश्वास के स्तर और पड़ोसी का व्यवहार ऐसा बढ़ाना है ताकि उनको लगे कि हम एक दूसरे एकदम मित्र की तरह रह रहे हैं और एक दूसरे कभी संकट नहीं बन सकते हैं। दूसरा है कि तकनीकी, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तरों पर कुशल सहयोग बढ़ाना है। और परिवहन, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, ऊर्जा और पर्यटन जैसे अन्य क्षेत्रों में बढ़ावा देना है। तो यही है दोस्तों ये संघाई सहयोग संगठन के दो उद्देश्य। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर
24 नंबर प्रश्न है कि नगर निगम के किन्हीं दो कार्यों को लिखे। तो उत्तर में लिखेंगे नगर निगम नागरिकों की स्थानीय आवश्यकता एवं सुख सुविधा के लिए अनेक कार्य करता है। नगर निगम नागरिकों की स्थानीय आवश्यकता सुख सुविधा के लिए ये अनेक कार्य करते हैं। नगर निगम के कुछ कार्य निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। पहला कार्य है दोस्तों, नगर क्षेत्रों की नालियाँ, पेशाब खाना, शौचालय आदि को निर्माण करना। नगर निगम का काम क्या है कि सबसे पहले नली का निर्माण करना, उसके बाद पेशाब खाना के निर्माण करना, जो जहाँ पाता वहीं पकड़ के पेशाब कर देगा, इस बताइए इसी गलत है। और दूसरा बात है शौचालय, खुले में शौच लोग करते हैं, लोटा लेके निकल जाते हैं, ये गलत बात है। एवं उसकी देखभाल करना, ये सब काम किनको है, नगर निगम का काम है। दूसरा, कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करना। आप लोग गांव में ये नगर निगम के तहत से सफाई करने के लिए एक बाल्टी दिया था कि इसमें कचरा रखना है, हर एक गांव देहात में दिया था। लेकिन जानते वो कचरा रखने वाला बाल्टी को यूज लोग घर में करते, आटा रखेला, दाल रखेला, समझ गए, इस प्रकार से बताओ इसमें कचरा रखेला सरकार दिया है, उसको प्रयोग करते। एक बाल्टी दिया होगा हरा कलर के, ब्लू कलर के, इस प्रकार के, ठीक है। वो दिया था कूड़ा करकट रखने के लिए, ताकि लोग आएंगे वो नगर निगम वाले, वो कचरा आपके घर के सामने रखा हुआ रहेगा उसमें बाल्टी में, तो उसमें से लेके चल जाएंगे। लेकिन आप लोग तो उसमें तो अनेक प्रकार के सामान रख के यूज कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करना। चलिए आगे, पीने के पानी का प्रबंध करना, गलियों, पुलों एवं उद्यान की सफाई का निर्माण करना, मनोरंजन गृह का प्रबंध करना। अब आगे आते हैं आग बुझाने का प्रबंध करना। अगर आग उग लग गया तो आग बुझाने का प्रबंध कौन करेगा, तो दोस्तों नगर निगम करेगा। आइए साथ में खतरनाक व्यापारों की रोकथाम, खतरनाक जानवरों तथा पागल कुत्तों को मारने का प्रबंध। दो चार गो ऐसा कुत्ता है सबको काट रहा है, तो ये नगर निगम को पता चलेगा, उसको खबर देंगे, वो आएगा, समझ गए, फिर इसको बढ़िया से क्लास लेगा। चलिए 8 में लिखेंगे कि विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे मृत केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम की स्थापना एवं देखभाल करना। 9 में लिखेंगे जन्म मृत्यु का पंजीकरण का प्रबंध करना, नगर की जनसंख्या करना, नगर में बस जाना। ठीक है, आगे लिखेंगे दोस्तों शमशान तथा कब्रिस्तान, शमशान तथा कब्रिस्तानों की देखभाल करना। आइए क्वेश्चन नंबर 25, कब्रिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है, कब्रिस्तानों की देखभाल करना। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध का तात्पर्य ऐसी अवस्था से है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वातावरण उत्तेजित तथा तनावपूर्ण हो, लेकिन वास्तविक रूप से कोई युद्ध ना हो रहा हो। शीत युद्ध क्या होता है, जिस प्रकार से लड़की युद्ध करती है वही समझिए शीत युद्ध है। लड़की को लड़ाई देखिएगा, महिला के लड़ाई देखिएगा, औरत की लड़ाई देखिएगा, तो आपको लगेगा कि अब मारा पीटी हो जाएगा, अब मारा पीटी हो जाएगा, लेकिन उन लोग मुँहे मुँहे लड़ते रहेगी, समझ गए। वो उधर से 4 गो बात बोलेगी, उधर से वो 4 गो बात बोलेगी, अब लगेगा लड़ाई पूरा होने वाला, लेकिन लड़ाई नहीं होगा, सिर्फ मुँहे मुँहे लड़ाई चलेगा, ओकरे बोला जाता है शीत युद्ध। तो यहाँ पास है जब दो या दो देशों के बीच वातावरण उत्तेजित हो रहा, तनावपूर्ण हो, लेकिन वास्तविक रूप से कोई युद्ध ना हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब गिर जाएगा परमाणु बम, अब लगता है कि ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध हो रहा था। अब लग रहा था कि सोवियत संघ जीतेगा, नहीं, अब लग रहा है कि अमेरिका जीतेगा, लेकिन दोनों को लग रहा, समझ गए, लेकिन कभी युद्ध नहीं हुआ। ससुरा एकनी शीत युद्ध 1945 से लेकर के 1991 तक चला, समझ गए, 1945 से लेकर 1991 तक चला। एक ही दोनों आपस में काइयो सामना सामनी नहीं टकराया, अमेरिका और सोवियत संघ, समझ यूएसएसआर जिसको बोलते थे।
अमेरिका और सोवियत संघ कभी आमना सामने नहीं टकराया, लेकिन पूरा दुनिया को टकरा दिया। समझ गए, एक नहीं सब। आगे आइए। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध हुआ था, तो 1945-1991 तक चला था, परंतु युद्ध के बाद तनाव और टकराव उभरने लगे और संबंध बिगड़ने लगे। इसी टकराव और तनाव को शीत युद्ध का नाम दिया गया। यह युद्ध धीरे धीरे तीखा होता गया और संचार के खेमों में विभाजित हो गया। इनमें एक खेमा अमेरिका यूरोप के देशों का था, दूसरा खेमा सोवियत संघ के पूर्वी यूरोप के देशों का था। चलिए ये आप लोग तो लिख दीजिएगा, तो कहानी नॉर्मल था। क्वेश्चन नंबर 26, मार्शल योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे, मार्शल योजना का निम्नलिखित उद्देश्य था। मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की आर्थिक गिरावट, साम्यवाद के विस्तार और विश्व व्यापार के आगे आते हैं ठहराव को रोकना था। दूसरा लिखेंगे, यूरोपीय देशों को पुनः निर्माण करना। इस योजना के तहत यूरोपीय देशों को डॉलर दिया गया ताकि वे अपनी औद्योगिक क्षमता को फिर से हासिल कर सके। सब बर्बाद कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी खत्म हुआ था, बहुत यूरोप के लोग, तबाही मच गया था। और दूसरी बात है कि शीत युद्ध में भी आपस में लड़ गए सब। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 तो हो गया, 27 अब आते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकारों को लिखें। उत्तर में लिखेंगे, मुख्य रूप से दलीय प्रणाली की 3 प्रकार हैं। पहला एक दलीय प्रणाली। चलिए, वास्तविक में एक दलीय प्रणाली वह है जो आधिकारिक तौर पर किसी एक राजनीतिक दल को सरकारी सत्ता से नहीं जोड़ती है और इनमें केवल एक ही पार्टी सत्ता में रहे, उसी को हम एक दलीय प्रणाली कहते हैं। एक दलीय प्रणाली ये वे है कि जो केवल एक ही पार्टी रहना चाहिए सत्ता में, केवल एक ही पार्टी रहना चाहिए। समझ गया। अब वो जब जैसे में देखिए चाइना में एक दलीय है, चाइना में क्या है, एक दलीय प्रणाली है। वहाँ के जो है प्रधानमंत्री जो है, अब जरा बताइए, किसी अन्य पार्टी शामिल नहीं हो सकता है, वही पार्टी जीतेगा। वो जीत गया, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक कोई पाई नहीं, कोई हटा नहीं सकता। हम लोग में है कि बहुदलीय है, 5 साल के अच्छा से काम नहीं करेगा सरकार, 5 साल में हम लोग हटा देंगे उसको। अब आ जाइए द्विदलीय। भाई बहुदलीय, एक दलीय के बाद द्विदलीय किधर के देखिए, जहां 2 प्रमुख राजनीतिक सरकार के भीतर राजनीति को प्रभावित करते हैं। 2 दलों में से आम तौर पर एक के पास विधायिका बहुमत होता है, दूसरा बहुमत शासक दल के पास होता है, जिसे शासक दल कहते हैं। तो द्विदलीय लिख दीजिएगा, एक शासक दल के पास होता है, एक विधायिका के पास होता है। अब आते हैं हम लोग बहुदलीय। बहुदलीय प्रणाली एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें कई राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। इस व्यवस्था में जनता को जिस पार्टी का बहुमत मिलता है वह सत्ता में आती है। अगर अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो वो विचारधारा के समान पार्टियां या अलग अलग विचारधारा के दल गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। अगर किसी प्रकार से बहुदल का शासक ना बना, ठीक है। बहुदलीय व्यवस्था देखिए, जैसे बहुदलीय प्रणाली एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें कई राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। इस व्यवस्था में जनता को जिस पार्टी का बहुमत मिलता है वह सत्ता में आती है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि बहुमत किसी को मिलवे नहीं किया, तो लोग आपस में क्या करेंगे, बात विचार करेंगे, ठीक है। विचारधारा समान पार्टियों से अलग अलग विचार करके दल को गठबंधन की अब सरकार बनाएंगे। अभी जो सरकार है 2024 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट पर, यानी कि केंद्र सरकार पर, वो जो मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री, वो अभी बताइए कौन सा है, वो गठबंधन का भी सरकार है। समझिए, मोदी जी को बहुमत का सरकार नहीं मिला है। निर्वाचन आयोग के 2 कार्य लिखे। तो उत्तर में लिखेंगे, संविधान के प्रावधानों तथा संसद द्वारा पारित कानूनों के अंतर्गत भारत का निर्वाचन आयोग के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है
मतदान सूचियां तैयार करना। पहले लोकसभा व विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग मतदाता सूचियां तैयार की जाती थी, लेकिन अब दोनों चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची तैयार की जाती है। चुनाव चुनाव सूचियों के तैयार करने का कार्य जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन आयोग को देख रेख में किया जाता है। अब हम लोग आगे लिखेंगे दूसरा पॉइंट, चुनाव का संचालन। तो चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन कराना है। ठीक है, आगे चुनाव संचालन में चुनावों की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम घोषित करने तक सारी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में संचालित होती है। किसके नियंत्रण होगा? तो वो निर्वाचन के नियंत्रण में होता है सारी प्रक्रिया। इस नामांकन, नाम वापसी, प्रचार, मतदान, मतगणना तथा चुनावों की घोषणा आदि सभी प्रक्रिया शामिल है। तो इस प्रकार से आप लोग 2 लिख दीजिएगा पढ़ करके। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे, नागरिकों के जिन कर्तव्य का वर्णन संविधान में किया गया है उन्हें मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी और क्या? और मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी। इसी कमी को दूर करने के लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा एक भाग 4 के ए, याद रखिएगा, भाग 4 के ए में, ठीक है, भाग 4 के ए में, और ऐसे अनुच्छेद याद रखे 51 के ए, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 51 के ए में। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था दोस्तों? 1976 में। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा एक भाग 4 के ए यानी मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। आगे मौलिक कर्तव्य दूसरा, ये इस प्रकार से पहला आप उत्तर लिखिएगा। इसी का दूसरा उत्तर लिखने का तरीका यहाँ पास है। मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए संविधान द्वारा सौंपे गए नैतिक दायित्व है। इन कर्तव्यों को मकसद नागरिकों के देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाना है। साथ ही इन कर्तव्यों से सकारात्मक नागरिकता को बढ़ावा मिलता है और संविधान के मूलों को बनाए रखा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। देखिए दोनों प्रश्न आ गया, कभी पूछ दिया जब मौलिक कर्तव्यों का कौन सा भाग में, तो भाग 4 के ए में, अनुच्छेद कौन सा, तो 51 के ए में। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। इन्हें संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1976 में, याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, याद रखिएगा, समझ गए। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार पहले था आर्टिकल 31 में, समझ गए। इसको यहाँ से उठा करके भेज दिया गया 300 के काम में, ठीक है, 300 के काम में। इतना खिचड़ी हो गया कि आप लोग की समझ में नहीं आया होगा। चलिए, साल 2002 में 86वां संविधान संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर 11 कर दी गई। इस संशोधन के जरिए माता पिता या अभिभावकों पर यह जिम्मेदारी जोड़ी गई कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र की शिक्षा दिलाए। ठीक है, 6 से 14 साल की उम्र में शिक्षा दिलाए, ये निःशुल्क शिक्षा था। चलिए अब हम लोग आते हैं आखिरी और लास्ट प्रश्न। जिला परिषद के गठन को संक्षिप्त में लिखे। तो लिखेंगे उत्तर में, जिला परिषद पंचायत राज व्यवस्था का
तीसरा स्तर 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का सदस्य चुना जाता है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के चुनाव की तरह आगे इसमें भी अनुचित जातियां अनुसूचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। जिला परिषद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिला की सभी पंचायत समितियां हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।